सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपको हम कोण बताए थे, कोण के बेसिक फंडामेंटल आपको बताए थे। बेसिक पार्ट कितने थे? तो बेसिक पार्ट आपको 6-7 पार्ट बताया गया था, 0 एंगल से लेकर कंप्लीट एंगल तक आपको बताया गया था। इसके बाद अब क्या है कि आपको मैचिंग आएगा, तो दो कोणों के बीच का संबंध आएगा, कोणीय संबंध जैसे बोलता है। कोणीय संबंध के रूप में आपके पास कुछ आएंगे कोण, उसको देखिए किस प्रकार होता है। वो भी पेपर में 100% रहता है, हर एक एग्जाम में देखिए कैसे। जैसे पहला होता है बेटा आपका, इसमें पहला होता है पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे करते हैं, कोण पूरक करते हैं। अब ये जो मान होता है, इसमें दो कोणों को मिलाकर समझिए। कोण पूरक को जो संबंध होता है, आप लोग पहले ध्यान देंगे, वो 90 अंश से होता है। कोण पूरक का संबंध 90 अंश से होता है। और दूसरा टॉपिक होता है समपूरक। दूसरा समपूरक। दोनों में बहुत बच्चों को पढ़ने के बाद जो भूल जाते हैं, तो यही होता है। दूसरे में समपूरक कोण। और समपूरक कोण जो होता है, इसका संबंध होता है 180 मतलब 180 अंश पर होता है। और अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है दो कोणों का, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योगफल का योग 90 अंश, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, वो एक दूसरे के कोण पूरक कहलाते हैं। इसको समझिएगा, पेपर में आएगा जरूर। जैसे कि हम दे दिए जाए, हमको 70 डिग्री दे दिए गए और 70 का कोण ले 70 अंश का कोण पूरक कोण, 70 अंश का कोण पूरक कोण पूछा जाएगा बेटा। तो कुल मिलाकर आपको पता है, आप संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं का योगफल बराबर दिया जाता है, तो उसमें आपको पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना पड़ता है। तो उसी का यहाँ पर मान बदला गया है बस। वहां पर कहते थे दो संख्याओं का योगफल, यहाँ डायरेक्ट आपको बताया जाएगा कोण पूरक। देखिए कोण पूरक निकालने, दो संख्याओं का योगफल, दो कोणों का योगफल मैंने क्या बताया, 90 अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो एक तो मान हमको पता है कि 90 अंश होना चाहिए। अब 90 से हम 70 माइनस कर देते हैं, 90 से जो हमको दिया रहता है 70 माइनस कर दिए तो 20 आ गया। कुल मिलाकर 70 का कोण पूरक आया 20, 70 का कोण पूरक आया 20। अगर दे दिया जाए 35 अंश दे दिया जाए 35, अब 35 का कोण पूरक जो होगा वो भी बेटा हो जाएगा 90 से माइनस करेंगे 35, 90 से 35 माइनस करो 10 से 5 8 से 55, 55 अंश जो हो गया इसका कोण पूरक हो गया, 55 अंश जो हो गया कोण पूरक हो गया। और इसी रेखा में आपको चलना है। यहाँ पर दो का योगफल 90 अंश था, यहाँ पर कह रहा है कि दो का योगफल 180 अंश होना चाहिए। मतलब सम कोण पर काम करेगा, एक सरल कोण पर काम करेगा। अब कैसे दिया जाए, समपूरक में कह रहा है तो कह दिया जाए 135 का समपूरक, 135 का समपूरक कहा जाए। 135 का समपूरक का मतलब होता है बेटा कि जो दिया जाएगा उसी को 180 से माइनस कर देंगे, एकदम सरल लाइन में आ जाएगा। आपको घटाना आ रहा है मतलब सवाल आ जाएगी। और पेपर में याद रखिएगा, पेपर में जरूर आएगी ये सवाल। 180 से 135 माइनस करेंगे बेटा, 80 से 35 माइनस करेंगे और हो गया 155 अंश, 55। अब ऐसे दिया जाए किसी और का 120 दे दिया गया, 120 का समपूरक, 120 का समपूरक दिया जाएगा 10 से 5 में 5 4 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 45 होना चाहिए, 145 अंश हो गया। अब यहाँ 120 करेगा,
120 कह रहा है। अब 120 कह रहा है तो 120 को निकालना है, मतलब 180 से 120 माइनस कर देंगे। इसका आपको संपूरक पता चल जाएगा। दोनों के डिफरेंस आता है, बच्चे भूल जाते हैं एक दूसरे का लेसन करने में, तो कहीं 180 से माइनस कर देते हैं, करना रहता है 90, कहीं 90 से कर देते हैं 180 कर देते हैं। इसलिए कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन पॉइंट ही एग्जाम में पूछता है पेपर, क्योंकि उसको बहुत बड़ी मेरिट से 80 बच्चों को चूज करना पड़ता है। तो 80 है, 80 से 20 माइनस कर दो तो हो जाएगा 60 डिग्री बन जाए। 60 अंश का कोण जो बना ये हमारा 120 का संपूरक। मतलब दोनों को जोड़ो, जो हमारा दिया जाए और जो हमारा आए तो उसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अब 20 और 60 जोड़ेंगे 180 आएगा। मतलब ये दोनों टॉपिक पेपर में आएंगे। आप लोग को कोई समझते हैं क्लियर हो गया होगा डाउट? अब जहां आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे। अगला टॉपिक जो होता है शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण। इन दोनों से भी आता है। यहाँ पर आपको तो समांतर रेखाओं से आएगा। पहली बात तो समांतर रेखा आप टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। रेखाओं में भी समांतर रेखा टॉपिक क्लियर करना। समांतर रेखा होती क्या? पहले एग्जांपल देखते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। जैसे कि आप लोग जिस सीट पर बैठे हो उस सीट का आप दोनों किनारा निकालोगे, या आप देखते हो ये जो बोर्ड लगा, स्मार्ट बोर्ड लगा है, इसका किनारा देखेंगे तो समझिए कि ये जो नीचे पर बेसिक लाइन जा रही है और ये अपर लाइन है, दोनों लाइनों के बीच देखिए अगर 1 सेंटीमीटर भी डिफरेंस आ गया होता तो ये बोर्ड आपको कुछ अगर घटा होता, एक मान लीजिए एक सीधी जा रही है, एक अगर तिरछा होती, कहीं ना कहीं मैच करती, और जिसके कारण इसकी एरिया जो होती है छोटी बड़ी हो सकती थी। तो जब तक छोटी बड़ी अगर हो रही तो समझ लेना कि एक कभी समांतर रेखा हो ही नहीं सकती, पैरेलल हो ही नहीं सकती। कुल मिलाकर देखिए जैसे ट्रेन की पटरी होती है, इसका सबसे बेटर एग्जांपल ये है ट्रेन की पटरी। अब ट्रेन की पटरी समझिए कि ट्रेन की पटरी अगर अपने प्रयागराज में भी यहाँ पर इसके बीच की दूरी बनाई गई और अगर वाराणसी से वाराणसी शहर में तो दोनों जगह के डिस्टेंस जो होती है एक बराबर, अगर समझिए कि 6 फीट यहाँ पर है तो 6 फीट यहाँ पर भी होगी, अन्यथा ट्रेन आप समझिए खुद कि ट्रेन अपनी पटरी से उतर सकती है। इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस जब भी होगा बराबर होगा तो कहा जाता है ऐसी दो सीधी रेखाएं समांतर रेखा। समांतर रेखा तथा ऐसी दो रेखाएं, अभी तक आप सिंगलेट लाइन पढ़े थे लेकिन अब आप दो लाइनों से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उनका यूज करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो सदैव बराबर रहे, हर एक जगह सदैव बराबर, वो कहीं भी हो लेकिन बराबर हो तो वह रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। बराबर है तो वे रेखा समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वह रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। देखिए मैंने बताया कि ये दो रेखाएं होंगी, इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होनी चाहिए, यही इसका पॉइंट है। देखिए अगर यहाँ इसका d डिस्टेंस है तो यहाँ भी इनका d डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी इनके बीच की बराबर होगी सदैव, इसे ही कहते हैं समांतर रेखा। अब इन्हीं समांतर रेखा पर मैं जो अभी बताया था आपको कोण जो बताना था, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, इन्हीं के आधार पर आएगा। इनसे क्वेश्चन सैनिक एग्जाम में आता है। देखिए
जैसे आपको अब बताया जाए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब अपोजिट होगा। अगर एक मतलब आमने सामने फेस हो, जैसे आप लोग बैठे हो तो हमारे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने हूँ, आप हमारे सामने, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए। आपका फ्रंट हुआ मेरा फेस और मेरा फ्रंट हुआ आपका फेस। तो इस तरह जो होता है ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। समझिएगा कि इसमें भी ये आता है तो आपको इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आता है समझ। जैसे कोई पैरेलल लाइन थी, जैसे कोई पैरेलल लाइन और क्या इसको कोई दूसरी लाइन है ट्रायंगल लाइन वो इसको कट कर दे, एक कट कर दे, ये लाइन 1 ये लाइन 2 है, ये लाइन 2। तो लाइन 1 लाइन 2 जो है ये तो आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी, लेकिन जो ये आपको लाइन 3 कट कर रही है इसे ट्रायंगल लाइन बोलते हैं या स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। देखिए ये आपको कट कर रही है, प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 पॉइंट बन रहे हैं। और इसमें देखिए तो एंगल बन रहा है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार 4 बन रहे हैं। ये आपका है एंगल ए बी सी डी और ए है ई एफ जी। इसी फिगर को समझ लीजिए कि इस फिगर को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा आपके पास। अब इसमें आया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो। समझिएगा ए सी और डी अपोजिट नहीं, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं सी और डी ए और बी अपोजिट कर देते हैं, लेकिन नहीं, इनका डिस्टेंस जो होगा देखा जाएगा। ये बोलते हैं इनर एंगल, ये जो अंदर बने हुए अंदर जो बने हुए ये सब अंतः कोण, ये सब जो बने हैं ये सब अंतः कोण, और जो ये बाहर बने हैं सब बाह्य कोण। इधर इधर भी बाह्य कोण। एक इंटीरियर एंगल है और दूसरे जो बाहर बने हैं वो एक्सटीरियर एंगल है। अब समझिए कि इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या होता है। इंटीरियर का संबंध एक्सटीरियर के साथ दर्शाना, पहले इंटीरियर एंगल का संबंध जो होगा, रिलेशन जो होगा, वो हमको एक्सटीरियर एंगल के साथ ही बनाना है। जैसे देखिए यहाँ जो है सी, देखिए एंगल सी। अब एंगल सी जो है इसके बाहर क्या है, इसके सामने, तो सी के सामने बी, सी के सामने बी, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, मतलब एंगल सी का शीर्षाभिमुख जो होगा एंगल बी होगा, एंगल सी का शीर्षाभिमुख एंगल बी होगा, और ए का जो होगा एंगल ए का शीर्षाभिमुख होगा एंगल डी। और फिर कह रहा है एंगल ई है तो एंगल ई का शीर्षाभिमुख जो होगा इसके सामने हमारे ई के सामने एच दिख रहा है, तो
एंगल ए के सामने एंगल एच। और वही चीज यहाँ पर है, यहाँ जी है, एंगल जी के सामने जो एंगल दिख रहा होगा, एंगल जी के सामने एंगल एफ। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख है। मतलब शीर्षाभिमुख का मतलब ये बता दिया गया कि एक के अपोजिट जो होगा वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। वर्टिकली ए का डी, सी का बी, ई का एच, जी का एफ, ये जो एंगल होंगे ये सब आपके वर्टिकली अपोजिट। अगर एक का मान दे दिया जाएगा, एक का मान दे दिया गया 50 डिग्री 50 अंश है, तो दूसरे का मान भी 50 अंश होना है, इतना तय और इतना होगा भी, इतना होगा भी। इसीलिए इसको बताया गया एक एंगल। आपको आगे चलकर कभी प्रमेय वगैरह या मान निकालने के लिए आएगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे रिलेटेड, तो आपको पुनः फिर से बताना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप बेसिक पूरा पढ़ते जाइए। आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखिए, फिर आगे संगत कोण। संगत कोण, अब संगत कोण भी इसी का रिलेशन है। यहां भी आपको मिलेगा पहली लाइन पर काम। ये हमारा ये आपको बताएं लाइन 1, लाइन 2, ये लाइन। मैं बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्यक रेखा काटती है तो उसमें दो हमारे प्रतिच्छेदित बिंदु होते हैं, दो प्रतिच्छेदित बिंदु, और हर एक प्रतिच्छेद बिंदु पर कम से कम 4 एंगल होते हैं। एक प्रतिच्छेदित बिंदु पर आपको 4 कोण बनेंगे और चारों कोण का दूसरे प्रतिच्छेदित बिंदु से रिलेशन निकालना पड़ता है। तो वहां पर देखिए कैसे होता है संगत। ये संगत कोण है, और संगत का मतलब बाहर बाहर का कोण और अंदर अंदर कोण। समझिए यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। देखो समझिए, अब यहाँ क्या होता है कि ये है आपका अंतः बाहर वाले बाह्य कोण। इतना आपको समझाया शीर्षाभिमुख वाले, लेकिन इसमें आप एक बार देखिएगा कि कारण क्या है। संगत का कोण कहता है इसमें कि ये जो है इसमें मान लीजिए ये दोनों बाहर है और ऊपर वाला अंदर है, लेकिन यहाँ पर बाहर का अंदर के साथ रिलेशन दिखाना पड़ता है। बाहर वाले कोण का अंदर वाले कोण के रिलेशन दिखाया जाता है। अभी आप इसका नामकरण करेंगे एंगल ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे एंगल। अब कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच बना। इसके माध्यम से देखिए होगा क्या, एंगल ए है, एंगल ए का स्थान देखिए ए, इसी 4 में देखिए तो एक जगह हमारा एंगल ए का मतलब। अब एंगल ए की जगह इस वाले कोण में कहां क्या है, तो इस वाले एंगल ए की जगह एंगल ई रखा गया है, ए की जगह ई। तो बेटा यहां पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल। और वैसे बी का देखेंगे तो जैसे एंगल बी है दूसरे वाले पॉइंट पर देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, तो बी की जगह क्या है एंगल एफ हो गया। फिर कह रहा है एंगल सी है, तो सी की जगह क्या है, क्या है सी जगह एंगल जी। और देखिए तो एंगल डी की जगह क्या है एंगल। ये सब देखिए तो ये एक दूसरे के
संगत हो गए, एक दूसरे के संगत कोण हो गए, समझ गए। अब संगत कोण के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल जो कह रहा है ए की जगह ई, सी की जगह जी, बी की जगह एफ, डी की जगह एच, ये जो एंगल हो गए ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मतलब इन दोनों का भी रिलेशन बनता है। अगर ए का मान 70 अंश है तो ई का मान भी 70 अंश होना चाहिए। और एक पॉइंट इस पर बनता है, इस चीज को बहुत गौर करिएगा जब क्वेश्चन निकालेंगे। बहुत सारी ऐसी आकृतियां आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन रखते हैं, देखिए जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि a = 70, तो अब मैं पूछ लूं c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरे वीडियो में बताया था कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में आपको बताया। तो कोणों के प्रकार में मैंने क्या बताया था, एक कोण आपको बताया था कि ऋज कोण बताया, ऋज कोण बताया था। और ऋज कोण में कह रहा है, ऋज कोण में देखिए क्या कह रहा है, ये जो लाइनें हैं इसी को कट कर रहा है, इसका मान मैं बता रहा हूं 70 अंश है। तो एक टोटल मिलाकर ध्यान दें, एक टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। टोटल एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री जो होता है वो हमारा ऋज कोण होता है। तो 70 पता है, 70 पता है, तो a का मान 70 पता है, तो b का मान क्या हो जाएगा 180 - 70, 180 - 70 मतलब 110 आ गया, और 110 इसका मान हो गया। अब मैं बता दिया 70 हो गया, 110 हो गया, इतना पता है। एक कोण पता होगा, पूरे टॉपिक पूरे चित्र में जो आकृति दी गई है इसमें केवल आपको एक कोण पता होगा, बाकी सब का मान पूछ लेती है। एग्जामिनर जो होता है बाकी सब क्वेश्चन पूछ लेता है, एक मान आपको देगा पेपर में केवल। जैसे दे दिया एंगल ए को, दी गई आकृति में एंगल ए को 70 अंश दिया गया है, तो बाकी सभी एंगल, बाकी सभी कोणों का मान ज्ञात ये कह देता है। अब a का मान 70 अंश दे दिया गया, तो a का मान 70, तो जब तक हमारे दिमाग में जो पिछला पढ़ाया गया वो नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर भी देखो तो एक लाइन पर एक साइड ऋज कोण बन रहा है, और जो बताया अभी आपको ऋज कोण ए बना है, तो ए आपका 180 अंश होता है, इतना आपको पता है। इसे सरल कोण कहते हैं, सरल कोण बन रहा है 180 अंश, और सरल कोण में दोनों ही को 180 पता है, 180 से 70 माइनस कर रहे हैं, और 180 से 70 माइनस करते हैं तो आपका संपूरक कोण होता है, मतलब 70 का संपूरक 110, 110 का संपूरक 70। इतना मान पता चला। इतना मान पता चलने के बाद भी देखो क्या होता, यहाँ 110, यहाँ 110, और मैं बताया था थोड़ी देर पहले इसका शेप था वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता था कि एक के सामने दूसरा जो होगा उसका मान वही होगा। यहाँ 110 है, 110 सी के बगल क्या है, बी है, तो बेटा 110 ए हुआ तो 110 ए भी हो गया। एक मान से तीन मान पता चल गया, और 70 ए के सामने डी है, तो ए क्या है, ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल डी है, शीर्षक कोण डी है, मतलब ए का मान 70 है तो डी का मान भी 70 होगा, बताया गया। और अब हमको 1 से 4 पता चल गए, 4 पता करने के बाद भी देखो 4 अभी बचे हैं, और 4 बचे तो वो भी कैसे निकलेगा। ए का मान 70 है तो ई का मान क्या होगा, 70 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए एक दूसरे के संगत कोण है। बेटा ए की जगह यहाँ क्या लिखा गया, ई लिखा गया, ए का मान 70 तो ई का मान 70, और ई का मान अगर 70 तो एच जो है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ई का मान 70 तो एच का मान 70 अपने आप हो जाएगा। और अगर 70 का मान आया तो यहाँ C की जगह G है, C का मान 110 आया है तो G का मान भी 110 होगा, और 110 जो G है, G का मान F के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक कोण आगे 10 अंश। इसी तरह क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। इसी में एक कोण और बनता है आपका एकांतर कोण। क्या बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होता है वो होता है क्या, जेड की आकृति और एन की आकृति। जेड की आकृति और एन की आकृति याद हो जाए तो पेपर आपको कल समझिए। इसी में बताना है, मैं बता रहा हूं जहां जेड बने या जहां एन बने, जेड हो या एन हो। अब देखिए
यहाँ पर ए एंगल जो होगा इसे ए दिया गया है, तो ए और ए सी, तो ए और सी का मान बराबर, समझिए कैसे बराबर, ए है अल्टरनेट एंगल, यही आप देखो यहां बन रहा है, ध्यान से बन रही ए जेड बन रहा। अब मैंने बताया क्या, अगर इसका मान जो होगा वही मान इसका होगा, अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर 110 थे तो यहाँ भी 110 आया, देखिएगा दो कोण पढ़ाए थे, उसी से तीसरा अपने आप पता चल रहा है। आपको संगत पढ़ा दिया, इसके पहले आपको शीर्षक में पढ़ाया था, दोनों को प्राप्त कर लिए तो आप अल्टरनेट एंगल अपने आप निकाल लेते हैं, जेड की आगे जहां बनेगी। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 110 आया, अब 110 आया तो ए आया 70 और ए भी आया 110, मतलब समझिए अगर ए भी इसका मान जो होगा यहाँ पर जो मान बनेगा यहाँ पर, अब मान लीजिए 110 है, मैंने एक क्वेश्चन भी बताया थोड़ी देर पहले, इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, और संपूर्ण कोण बेटा यहाँ भी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ संपूर्ण कोण बन रहा है, और संपूर्ण कोण में इतने का मान पता है 110 है, बाकी निकालना है, बाकी हमको पता है 360 इसका मान होता है, 360 से 110 माइनस करें, 60 से 10 माइनस की 50, 300 माइनस की 2, आ गया मान इतने का 250, अगर 250 इतने का तो 250 मान इतने का होना चाहिए, यही उत्तर आसान एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब यही अल्टरनेट एंगल जो होता है दो प्रकार से होता है, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण, जो कि मैंने बताया आपको, जहां पर जेड और एन की आकृति बनेगी, जो अंदर कोण बनेंगे ये अंतः होंगे, जो बाहर कोण बनेंगे इधर ये बाह्य, बस यही इतना होता है, इसके अलावा आपको एंगल पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब यही से आपको सवाल लगाना स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चन लगाने के लिए।